नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बहुत मेहनती और पढ़ाकू किस्म के अभ्यर्थी जिनको सही गाइडेंस भी मिली होती है, शुरू से ही वो कहीं न कहीं तैयारी को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि वो इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं किसी न किसी स्तर पर। मेरा नाम अनमोल है। मैं पिछले 20 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मेंटोर कर रहा हूँ, उनकी तैयारी में मदद कर रहा हूँ। एक प्रयत्न आईएएस कोचिंग चला रहा हूँ लखनऊ में। मेरा बैकग्राउंड हालांकि आईआईटी का है, आईआईटी रुड़की से बीटेक किया हुआ है। उसके बाद 2004 में सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया, 2005 से मैं प्रयत्न आईएएस चला रहा हूँ लखनऊ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे बच्चे दिख रहे होते हैं जिन्होंने सही टाइम पे सिविल सर्विस तैयारी शुरू की हुई होती है, ठीक ठाक मार्गदर्शन भी मिल रहा होता है, कोचिंग वोचिंग भी ठीक ठाक की होती है, कई बार दिल्ली जाकर कोचिंग की होती है। उसके बाद भी आखिर किन कारणों से वो सिविल सेवा परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 20 वर्षों का, मैंने महसूस किया है कि बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये मेधावी और मेहनती बच्चे सिविल सेवा में असफल होते हैं, चाहे प्री लेवल पे रहें, चाहे मेंस लेवल पे रहें, चाहे आखिरी स्टेज पे जाके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मेंस का स्कोर कम रहता है और इंटरव्यू में खुद एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं रहती है, तो वो ओवरऑल सफल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कुछ प्रमुख कारण है, उसमें सबसे पहला कारण है कि मोस्ट ऑफ सच एस्पिरेंट्स फेल टू डीमिस्टिफाई द ट्रू नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड डू द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द सेल्फ। अधिकांश बच्चे इम्तहान की वास्तविक प्रकृति को, यूपीएससी एग्जाम की वास्तविक प्रकृति को समझने में और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को ठीक से, अपना शॉर्ट एनालिसिस ठीक से कर पाने में असफल होते हैं। अगर एग्जाम के लिए एग्जाम की वास्तविक प्रकृति को समझना अगर मुश्किल है, तो उसके लिए ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बनाना मुश्किल रहता है कई बार, किस तरह से तैयारी की जाए। तो सबसे बड़ा कारण मेरी नज़र में जो आया है वो शायद कई बार इस मैराथन को स्प्रिंट की तरह से दौड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह से इम्तहान को एक ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें जो अलग अलग थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट या लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जो भूमिका है सिलेबस पार्ट पूरा करने के साथ साथ, उसमें वो जितना ध्यान देना चाहिए उनको नहीं दे पा रहे होते हैं। उसके अलावा शायद जिस स्तर पर और जिस तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट करना चाहिए, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट को जिस तरह से उनको ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, वो उसमें असफल होते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान सिलेबस पूरा करने पे लगाए रखते हैं, अपने ऊर्जा और समय का बहुत बड़ा हिस्सा पाठ्यक्रम को पूरा करना, कुछ एडवांस लेवल मटेरियल उसको पढ़ने में, दिमाग उसको आत्मसात करने में लगाते हैं। इस कारण से असफल होते हैं। इस तैयारी में एक और खास बात है कि कई बार बहुत जोश के साथ लोग आते हैं, मगर जब तैयारी की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को, उसकी जटिलता को समझते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये उनके बस की बात नहीं है। तो चूंकि 1-1.5 साल 2 साल लगा दिया होता है उन्होंने, तो तैयारी को जबरदस्ती वो एक खींच रहे होते हैं। वो तैयारी के साथ जस्टिस करने वाला काम है, तैयारी को चेरिश करने वाला काम नहीं कर पा रहे होते हैं। एक और समस्या जो देखी जा रही है आजकल कि इन विगत कुछ 5-8-10 सालों में हमारे आसपास तैयारी को लेकर बहुत तरह के रिसोर्सेज, बहुत तरह की गाइडेंस, बहुत तरह की एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन्स वो हो गए हैं। तो एक बड़ा कारण असफल होने का ये भी होता है कि अपने रिसोर्सेज का प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, उसको नहीं कर पा रहे होते हैं। संसाधन प्रबंधन, समय प्रबंधन और स्वप्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ को ठीक रखना और फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रखना बहुत आवश्यक है। तैयारी में मोटिवेशन लेवल एक लंबे समय तक बनाए रखना वो बहुत जरूरी है। और जैसे हमेशा से मैं ये समझाता रहता हूँ कि पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परामेंट है। हो सकता किसी व्यक्ति में 10 के स्केल पे कुछ 6, 7, 8 लेवल वाला पोटेंशियल हो, मगर अगर टेम्परामेंट 3 से 4 वाला लेवल वाला है, तो शायद इस एग्जाम के साथ न्याय कर पाना मुश्किल है। तो तैयारी के लिए संसाधन प्रबंधन करना, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट ये भी महत्वपूर्ण है। रिसोर्सेज के मामले में कई बार प्राइमरी सोर्सेज पर जो एकदम प्राथमिक स्रोत हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कुछ इग्नू का मटेरियल, इस तरह वाली जो विशेषकर प्राइमरी सोर्सेज एनसीईआरटी बुक्स, उन पर जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उस तरह नहीं देते हैं। कई बार बहुत एडवांस लेवल और हाईफाई टाइप मटेरियल
पकड़ने के बारे में सोचते हैं, बेसिक्स पे अपना कमांड करने के बजाय कुछ थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, थोड़ा एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं, उस पे ज़्यादा एनर्जी लगा रहे होते हैं। अपने समय और अपने ऊर्जा का डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जो थोड़ा जिनमें ज़्यादा लंबा समय लगता है उन पे अगर आप लगाएंगे तो बेसिक्स के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो एक कारण तो ये भी होता है कि बेसिक्स को अंडरमाइन करके उनके साथ थोड़ा कम न्याय करके जो एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उस पर अगर हम ज़्यादा समय और ऊर्जा लगा रहे होते हैं तो हम अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। ये भी एक कारण होता है। तैयारी में एक बड़ी चीज ये भी देखी गई है, अलग चाहे जिस भी स्कूल सिस्टम से, कॉलेज सिस्टम से कोई आया हो, इसमें थोड़ा सा एक फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, जैसे ही आप थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आने लगता है, आपको एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। इस कॉन्फिडेंस के कारण कई बार बहुत से अभ्यर्थी ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते हैं। ये एग्जाम ऐसा है, यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है जिसमें मतलब इनफैक्ट कॉन्फिडेंस आना अपने आप में मुश्किल काम है। ओवर कॉन्फिडेंस तो सुसाइडल है, क्योंकि जो टॉपर है, रैंक नंबर 1 बनने जा रहा है, जो वो भी आखिर 54-55% नंबर ला करके वो टॉप करने जा रहा है, रैंक नंबर 1 बनने जा रहा है। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी इस पूरी तैयारी के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जा रहा है, इसका मतलब या तो वो एग्जाम को नहीं समझ रहा है, उसकी वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल को नहीं समझ रहा है, या शायद अपने आप को नहीं समझ रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार बहुत से स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देता है, उनकी असफलता का कारण बनता है। खासतौर पर जो 12वीं के बाद बच्चे आते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स तैयारी करते हैं, उनमें मैंने ज़्यादा समस्या देखी है। 1-2 साल तक बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, बिल्कुल सही ढंग से अपनी तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एरोगेंस आने लगेगी, थोड़ा ईगो बढ़ जाएगा और अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर उसके बाद वो जिस तरह से आपको लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करनी चाहिए, अपने तैयारी के जो अलग अलग आयाम हैं उन पर लगातार आपको प्रयास करते रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस कारण वो नहीं हो पाता है। इस ओवर कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण ये होता है कि उनके आसपास उनकी तैयारी का असेसमेंट करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने के लिए उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होता है। कोई ऐसा मेंटोर, एक ग्रुप ऑफ मेंटोर्स, टीचर्स, कोई ऐसा कोचिंग जो उनको माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटरिंग कर सके उनकी तैयारी की दशा और दिशा का लगातार मूल्यांकन कर सके, उनको जमीन पे रख सके। अगर ऐसा सिस्टम हो तो शायद समस्या ना हो, मगर अधिकांश लेवल पे जब कोचिंग वगैरह करते भी हैं बच्चे, तो वो 6-7-8 महीने, साल भर का सपोर्ट सिस्टम तो मिलता है। उसके बाद जैसे ही कोचिंग छोड़ देते हैं, कोचिंग से उनका वास्ता खत्म हो जाता है, तो फिर वो उनको इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम जो उनकी तैयारी की दिशा का मूल्यांकन कर सके, उनको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड कर सके, वो सिस्टम अगर नहीं होता है तो बड़ी संभावना रहती है कि अक्सर उन तैयारी में उनका डिरेलमेंट हो जाता है या डिसओरिएंटेशन हो जाता है। इसलिए कई बार हम अपने यहाँ प्रयत्न आईएएस में क्या करते हैं कि हम सेशन के हिसाब से एडमिशन ही नहीं देते हैं, हम पूरी तरह से पूरी तैयारी के लिए एडमिशन देते हैं। कोई बच्चा जब हमारे यहाँ आता है तब से लेकर के जब तक सिलेक्ट ना हो जाए तब तक अलग अलग स्तर पर वो कोचिंग से सपोर्ट प्रोवाइड मतलब उसको सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट प्रदान किया जा सकता है उसको। तो उसकी तैयारी की प्रॉपर मॉनिटरिंग, उसका रेगुलर असेसमेंट, ये अगर किया जा सकता है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम और एरोगेंस वाली प्रॉब्लम रिलेटिवली कम आती है। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन होता है कि इन विद्यार्थियों के सामने की जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रख पाते हैं। शुरू में तो बहुत जोश रहता है, काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। ये तैयारी कहीं ना कहीं मैराथन जैसी, ये 100-200 मीटर जैसी स्प्रिंट रेस तो है नहीं। मैराथन में आपको कैसे आगे बढ़ना है, आखिर किस स्तर पर आपको तैयारी को उसमें गियर्स बदलने हैं, कब तैयारी को थोड़ा तेज कर देना है, और आखिर प्री जब आने वाला हो या मेंस आने वाला हो तो उसके पहले विशेष अलग क्या करना है, आपको अपने आप को कैसे तैयारी में आगे बढ़ाना है, अपना मोटिवेशन लेवल कैसे बनाना है, ये बहुत आवश्यक होता है। तो बहुत से अभ्यर्थी इसलिए भी असफल हो जाते हैं कि अपने मोटिवेशन लेवल को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं। जो सोच के आए होते हैं कि तैयारी ऐसी होगी, शायद इतने समय में इनको निकाल लेंगे इम्तहान को, या हमारी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे पोटेंशियल है, वो वैसा कई बार एक्चुअल एग्जाम निकलता नहीं है। तो ये जो लर्न बाय कमिटिंग मिस्टेक्स एंड रेमेडिंग दोज मिस्टेक्स है, गलती करता है इंसान, सुधारता है, फिर आगे बढ़ता है, ये रास्ता कई बार बड़ा टैक्सिंग है, बहुत इनर्वेटिंग है, बहुत आपको थका डालता है।
उस थकाऊपन में और एक थोड़ा लेवल ऑफ डीमोटिवेशन जब आता है तो कई बार तैयारी के साथ एक लंबे समय तक न्याय कर पाना मुश्किल होता है। तो तैयारी के साथ एक बड़ा इशू फेल्योर का कह सकते हैं ये भी है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण वही जो शुरू में बोला मैंने कि एग्जाम की वास्तविक प्रकृति को समझना और उसके लिए थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग में उतना ही ध्यान देना जितना सिलेबस पूरा करने में, वो सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण असफल होते हैं विद्यार्थी। एक और कई बार इस तैयारी को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, जिस तरह से कि इतने लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के, वो आईआईटी वाले, सेंट स्टीफेंस वाले, जेएनयू वाले, इस तरह के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है। तो इस कारण से भी कई बार अंदर से जो एक लगातार मोटिवेशन लेवल को बनाए रखने वाली बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। कई बार तैयारी के साथ एक बड़ा इशू ये भी कि कुछ ज़्यादा ही आउटकम ऑब्सेस्ड होते हैं बच्चे। उनको लगता है कि बस एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब आप आउटकम ऑब्सेस्ड होते हैं तो एफिशिएंसी कमजोर हो जाती है। इस तैयारी की खूबसूरती यह है कि इसको आपको एक पढ़े लिखे इंसान बनने के तौर पर लेना चाहिए कि हम कैसे इस तैयारी के दौरान, तैयारी के द्वारा एक ठीक ठाक समझदार पढ़े लिखे इंसान बन रहे हैं, कैसे अपने आसपास वाले वातावरण को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, एक्सप्रेस करना ठीक से सीख रहे हैं। तो जब आप आउटकम ऑब्सेस्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग का एक बड़ा हिस्सा आपके आउटकम पे लग जाता है कि हाँ, अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे। जब आउटकम ऑब्सेस्ड आप होंगे तो एफिशिएंसी हर हालत में डाउन हो जाएगी। तो तैयारी के लिए आवश्यक ये है कि आप तैयारी को चेरिश करना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। अगर आप तैयारी का आनंद उठाना सीखेंगे, इसको बोझ की तरह से नहीं लेंगे जैसा अमूमन हमारे स्कूल कॉलेज लेवल पे हमारी पढ़ाई के साथ होता है, तो शायद तैयारी के साथ ज्यादा अच्छा जस्टिस किया जा सके। और जरूरी ये है कि हमारे आसपास जो अधिकांश लोग कर रहे होते हैं, अधिकांश अभ्यर्थी कर रहे होते हैं, हम आंख मूंद के उसको ना फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे आसपास जो 95-98% लोग तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं, जो मॉडस ऑपरेंडाई फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ तो कहीं ना कहीं वो असफल होने जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू क्लियर इवन प्री ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो आप अपने आसपास वाली भेड़ चाल जो है, जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, उनको आंख मूंद के ना फॉलो करिए। कई बार अपना विवेक इस्तेमाल करिए। फैसला बहुत इमोशनल तरह से लेने के बजाय थोड़ा रैशनल और लॉजिकल तरीके से लीजिए। चाहे मेंटोर सिलेक्शन हो, कोचिंग सिलेक्शन हो, या तैयारी में आगे बढ़ना हो, इमोशनल तरीके से न सोचिए। जैसे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में अगर बहुत से लोगों ने आपको सलाह दी है, बहुत से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, तो भले ही बड़ा टाइम टेकिंग हो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, आपको एनसीईआरटी बुक्स के साथ पूरा जस्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल ये भी देखना चाहिए आखिर ये किस किस तरह से इंपॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट में उसकी भूमिका, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग में उसकी भूमिका, और सिलेबस पूरा करने में उसकी भूमिका। इसको ठीक से समझ करके उसमें भले ही ज्यादा समय लगे, आपको उनके साथ पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश करनी चाहिए। और परमानेंट कुछ ना कुछ ऐसे अपने पीयर्स में से, क्योंकि पीयर लर्निंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, या अपने कुछ सीनियर्स में से कुछ ऐसे मेंटोर्स, एजुकेटर्स से लगातार कुछ संवाद रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में उनके साथ बैठ के आधे पौन घंटे 1 घंटे तैयारी के विविध विषयों पर, तैयारी के विविध डायमेंशंस पर, अलग अलग तरह के जो पेचीदगियां हैं, इसमें बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनके साथ आपको संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि कैसे हम तैयारी में धीरे धीरे करके इवॉल्व कर सकें, उसकी वास्तविक प्रकृति को समझने में, जानने में, और उसके हिसाब से सही स्ट्रेटजी बनाने में। कई बार वो सही मेंटोर्स और सही प्राइमरी सोर्सेज, वो अगर आपने उस पर पूरी आस्था बना रखी है, पूरी तरह से उन पर कमांड कर रहे हैं, तो तैयारी में सफलता पाना मुश्किल नहीं है। अपने आसपास जो ये फेल्ड केसेस हैं, जो बहुत दिख रहे होते हैं, कई बार वो उनका बच्चा फलाना दिल्ली गया था और नहीं सफल हो पाया, फलाने ने 4 साल 5 साल दिल्ली में बताया, बड़ी कोचिंग, बड़ी जगहों पर भी गाइडेंस लेता रहा, उसके बाद भी प्री नहीं निकला। तो उस पर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि नहीं निकला, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती की होगी। तो कई बार सफल होने के साथ साथ जो थोड़ा फेल हो चुके हैं लोग, लंबे समय से 2-3 साल 4 साल लगा चुके हैं तैयारी में, मगर किसी कारणवश नहीं सफल हो पा रहे हैं, किसी का प्री नहीं निकल रहा है, कोई मेन से आगे वाली स्टेज में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनसे बात करके कि आखिर कहाँ कहाँ समस्या हो रही है, उससे भी थोड़ा सबक लेना चाहिए। दूसरे के अनुभवों से सीख करके आप कई बार तैयारी में, अपनी तैयारी में कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज ठीक करने की आवश्यकता है। ये असफल व्यक्तियों से, जो तैयारी में
रहे हैं लंबे समय से, जिन्होंने तैयारी को दिया है, तैयारी को जिया है, उसके साथ आप अगर एक लगातार संवाद बनाए रखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी तैयारी में, उसको सही ट्रैक पे लाने में। और कई बार जो सोच के जितना समय अवधि सोच के आ रहे होते हैं कि शायद हमको 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, उससे ज़्यादा लगने लगता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली लाइफ की जो लेंथ है ना, अगर वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्टिव लाइफ की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, मगर उसके कारण अगर सेलेक्ट होने के कारण आगे चल के आप सेलेक्ट हो जाए तो लाइफ की अगर वेथ और डेप्थ बढ़ जाए तो ये हर हालत में एक हेल्दी ट्रेड ऑफ है। लेंथ कम करके अगर वेथ और डेप्थ बढ़ाई जा सके अपने जीवन की, तो हर हालत में इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। और सिविल सर्विस के थ्रू हर हालत में आप समझते ही हैं कि जिस तरह की मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ आप जी सकते हैं, जिस तरह का एक चैलेंजिंग और एक कह सकते हैं कि बहुत डाइवर्स प्रोफेशनल लाइफ आप पा सकते हैं। तो आपको अगर समय लग रहा है मगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हमको हर हालत में निकालना है, हमको आईएएस ही बनना है, हमको सिविल सेवा में ही जाना है, आईएएस पीएस ही बनना है, तो आपको एक ठीक ठाक समय देना चाहिए, अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना चाहिए, अपनी असफलताओं से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। फेल्योर का मतलब ही होता है डिले, नॉट डिफीट। हर हालत में आपको अपनी असफलताओं से सीख करके, थोड़ा विराम लेकर के फिर आगे बढ़ना चाहिए। आप लगातार अपनी असफलताओं से सीखेंगे, दूसरे की असफलताओं से सीखेंगे, तो निश्चित है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। धन्यवाद।